नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ13 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपनी राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक राजस्थान में फड़ चित्रण कला पढ़ेंगे। देखो साथियों, वैसे तो ये जो फड़ चित्रण कला टॉपिक है वो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर एक टॉपिक आता है। राजस्थान की लोक कलाएं, लोक कलाओं का एक भाग है, लेकिन ये जो फड़ चित्रण कला है ये लोक कला का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिस कारण आज इसे अपने अलग से पढ़ रहे हैं। देखिए, जो फड़ चित्रण कला इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वह सभी पढ़ेंगे अपने। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी प्रकार आगे भी राजस्थान जीके के और टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं राजस्थान के अंदर फड़ चित्रण कला। सबसे पहले देखो साथियों, फड़ चित्रण कला का जो शाब्दिक अर्थ है, क्या होती है फड़ चित्रण कला, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी कपड़े, मुख्यतः सफ़ेद ही होता है, कोई कपड़ा होगा मुख्यतः जो होगा वो सफ़ेद रंग का ही होगा, या कैनवास, कैनवास प्राचीन टाइम के अंदर सफ़ेद कपड़ा ही होता था, खादी या फिर रेंज का कपड़े का जैसा ही होता था, कैनवास बोलते जिसे। उसके और मिट्टी के रंगों से यानी कच्चे रंगों से बोल सकते हैं। किसी महापुरुष, लोक देवता या व्यक्ति या घटना की संपूर्ण जानकारी को चित्रों के माध्यम से दर्शाना या चित्रित करना। यानी किसी लोक देवता की बात करें तो जो बाबू जी की फड़ा है उसके ऊपर बाबू जी घोड़ी बना दी, केसर काल में घोड़ी, उसके बारे में चित्र बना दिया उस केसर काल में घोड़ी का। जो बोपा है उसका वाचन करते टाइम उस चित्र को देखेगा और उस चित्र को देखकर उस केसर काल में घोड़ी के बारे में संपूर्ण बातें बता देगा। जैसे जो बाबू जी का विवाह का जो चित्रण है वो चित्रण चित्र के द्वारा चित्रित कर दिया और भोपा उस चित्र को देखकर संपूर्ण उस विवाह की जितनी भी जानकारी वो बताएगा। यही होती है फड़। इसी प्रकार किसी घटना का चित्रण कर दिया जाएगा, जैसे हाड़ी रानी की फड़ पढ़ेंगे अपनी राजस्थान की जो एकमात्र ऐतिहासिक फड़ है। कोरोना की फड़ पढ़ेंगे जो राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ है, ये घटना पर आधारित है। व्यक्ति की अगर बात करें तो ये अपने पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन की फड़ पढ़ेंगे, ये किसी व्यक्ति पर ही आधारित हो गई। लोक देवता जो जैसे बाबू जी हो गए, देवनारायण जी की फड़ पढ़ेंगे, रामदेव जी की फड़ पढ़ेंगे, ये लोक देवताओं पर आधारित फड़ है। ठीक है। मूल शब्द क्या था, जो आज तो अपने बोलते हैं फड़, फड़ जो स्टार्टिंग में मूल शब्द क्या था, तो मूल था पट। पट जो संस्कृत भाषा का शब्द था, इसका अर्थ होता था पेंटिंग या चित्रकारी को पढ़ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन हिंदी में आप देखते हैं अपभ्रंश रूप, यानी रूप बदलते रहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में शब्द आया, उसका थोड़ा रूप बदल गया, धीरे 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 रूप बदलते रहते हैं शब्दों के। तो पट था मूल शब्द संस्कृत का, उसका अपभ्रंश रूप पड हो गया, और पड का अपभ्रंश हुआ पढ़, और पढ़ का अपभ्रंश फड़ हो गया, जो अपने वर्तमान के अंदर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है फड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो अपने यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है राजस्थान में फड़ चित्रण का कार्य कहाँ किया जाता है और कौन करता है। राजस्थान के अंदर फड़ चित्रण का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार है जो फड़ चित्रण का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है। फड़ का वाचन, फड़ का वाचन मुख्यतः रात्रि में होता है। कोई एकादा अपवाद है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रात्रि में होता है फड़ का वाचन। भोपा फड़ का वाचन करता है और भोपिन लालटेन जलाकर आगे आगे चलती है, यानी किसी दीवार पर जो कपड़े के ऊपर बनाई गई फड़ है उसे लगा दिया जाता है, और जो भोपिन है वो लालटेन लेकर आगे आगे चलती है, और भोपा उसके पीछे पीछे जो प्रकाश में लालटेन के चित्र दिखाई देता है उसके चित्र को देखकर उसका जो वाचन है वो करता है। यही इसी प्रकार फड़ का वाचन होता है। ठीक है। जो फड़ के अंदर मुख्यतः रंग होते हैं, प्रमुख रंग कौन कौन से रंगों से फड़ बनी होती है, हरा व लाल रंग जो है ज़्यादा चित्रित किया जाता है फड़ के अंदर। मुख्य प्रमुख रंग है ये। फड़ को ठंडी करना, अब फड़ को ठंडी करने का क्या मतलब है, यानी फड़ के जीर्ण श्रेणी यानी कटने फटने, कपड़े की बनी हुई है तो कपड़ा कट भी सकता है फट भी सकता है, यानी फड़ की जीर्ण श्रेणी या फिर कटने फटने पर उसे पुष्कर झील प्रवाहित किया जाता है। आपको पता है लोक देवता की फड़ है, और अपने हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उन्हें उनके चित्रों को फेंका नहीं जाता, उन्हें पवित्र स्थान पे विसर्जित कर दिया जाता है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील पुष्कर झील है, और इसे कहाँ राजस्थान के अंदर कहाँ विसर्जित करेंगे तो पुष्कर झील में विसर्जित ही करेंगे। ठीक है, ये है फड़ को ठंडी करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर ही शामिल है फड़ चित्रण का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रवर्तक माना जाता है श्रीलाल जोशी को। अब यहाँ पे ध्यान देना, श्रीलाल जोशी का पुत्र जो है इसका नाम तो है कल्याण जी जोशी, और श्रीलाल जोशी का जो शिष्य है ये है प्रदीप मुखर्जी जयपुर।
अब आप पूछोगे कि जो प्रवर्तक है ये श्रीलाल जोशी है, तो इसके पुत्र और शिष्य का क्या मतलब है यहाँ पे। लेकिन साथियों ध्यान देना, इनका जो मतलब है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, इनसे संबंधित आगे बातें आएगी, जिस कारण मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको जो बातों को जोड़कर याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, फड़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, तो ये दिलाई गोंतली बाई ने। प्रथम फड़ चितेरी, चितेरी चितेरी का क्या मतलब है कि महिला चित्रकार। अगर आपके सामने लिखा है चितेरा, चितेरे का मतलब हो जाएगा पुरुष चित्रकार, और चितेरी लिखा हो तो महिला चित्रकार। कौन होगी राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी, तो पार्वती जोशी। आगे देखते हैं, आगे है साथियों, एक एक फड़ को अपने विस्तारित रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे लोक देवता की फड़ होगी, किसी घटना पर आधारित जो भी फड़ होगी पूर्णतः विस्तार से अपने पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पाबूजी की फड़। पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये चांदी की फड़ होती है पाबूजी की। सबसे कम चित्रांकन वाली अगर आपसे फड़ पूछे तो पाबूजी की फड़। पाबूजी को इस जो पाबूजी की फड़ है इसके अंदर पाबूजी को केसर काल में घोड़ी सहित बाला लिए हुए बाई और झुकी पाग में दिखाया गया है। ठीक है, पाबूजी की घोड़ी थी, केसर काल में घोड़ी थी, और केसर काल में घोड़ी को काले रंग में चित्रित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, पाबूजी की फड़ से ही संबंधित बात है। आगे आगे ये बात है कि पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन है, इसका वाचन जो है थोरी या फिर नायक जाति के बप्पों द्वारा किया जाता है। रावण हत्यावादी यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। अगर आपसे पूछे पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़ों का वाचन माठवादी यंत्र के साथ किया जाता है, लेकिन पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्यावादी यंत्र के साथ, और पाबूजी के पवाड़ों का वाचन माठवादी यंत्र के साथ। यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ बोल दो या बगड़ावतों की फड़ बोल दो, एक ही बात है, यानी देवनारायण जी की फड़ को ही बगड़ावतों की फड़ बोला जाता है। अगर पूछे आपसे कि देवनारायण जी की फड़ का चितेरा कौन था, तो श्रीलाल जोशी। मैंने अभी आपको बताया, राजस्थान के अंदर फड़ चित्रण कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है, श्रीलाल जोशी को ही माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे है राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, तो अभी अपने कौन सी फड़ पढ़ रहे हैं, देवनारायण जी की फड़ी पढ़ रहे हैं, तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। अगर सबसे लोकप्रिय पूछे तो पाबूजी की फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली या फिर सर्वाधिक लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। अगर सबसे कम चित्रांकन वाली पूछे तो वो हो जाएगी पाबूजी की। सबसे छोटी फड़ सबसे वैसे लंबी है, यानी चित्रों के चित्रांकन ज़्यादा है तो पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे ये लंबी है। लेकिन अगर सबसे छोटी, वैसे साइज के अंदर सबसे छोटी है, 2x2 की फड़ है ये। देवनारायण जी की जो फड़ है ये राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिस पर 5 सितंबर 1992 को भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं, पाबूजी की फड़ का जो वाचन है, वाचन गुर्जर भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। आगे देखते हैं, पाबूजी की फड़ का इसे देवनारायण जी की फड़ का देवनारायण जी के फड़ का वाचन गुर्जर भोपों के द्वारा जंतरवाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है, आगे है रामदेव जी की फड़। ठीक है, रामदेव जी की फड़ की अगर अपनी बात करें ना, तो रामदेव जी की जो फड़ है इसका जो चितेरा है वो चौथमल जोशी है। जोशी परिवार कहाँ का है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। जो चित्रित करने वाला जो चितेरा है रामदेव जी की फड़ को, वो चौथमल जोशी हो जाएगा। और रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो कामड़ भोपों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़। और कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के जो मेले में नृत्य करती है उसे कौन सा नृत्य कहा जाता है, उसे तेहराताली नृत्य कहा जाता है, ये भी ध्यान में रख लेना। जो रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो कामड़ भोपों के द्वारा रावण हत्यावादी यंत्र के साथ मैंने एक और भी बताई थी पाबू जी की फड़, वो कौन करते हैं, नायक या थोरी जाति के भोपे करते हैं। रम्मत लोकनाट्य प्रारंभ होने से पूर्व रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़ का जो वाचन है वो चौहान भोपों के द्वारा किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र के साथ। चौहान, क्योंकि गोगा जी आप खुद ही क्या थे, चौहान थे, तो चौहान भोपों के द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाएगा। आगे देखिए, आगे है हाड़ी रानी की फड़। हाड़ी रानी की फड़ जो है राजस्थान की एकमात्र ऐतिहासिक फड़ है। हाड़ी रानी का मूल नाम सलह कंवर था और हाड़ी रानी का जो स्मारक है वो सलूमर उदयपुर में। अब साथियों वैसे तो है ये हाड़ी रानी की जो घटना है, क्या घटना है ये, वैसे तो इतिहास का टॉपिक है, इतिहास में अपने विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या थी, घटना क्या थी। घटना जो है हाड़ी रानी की वो किशनगढ़ रियासत से प्रारंभ होती है और मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना है सलूमर ठिकाने पे जाके समाप्त हो जाती है। तो देखिए कहानी यह थी कि जो किशनगढ़ रियासत के अंदर एक राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम था चारुवती, और उसी टाइम दिल्ली के अंदर मुगल बादशाह था औरंगजेब।
औरंगजेब ने किशनगढ़ में प्रस्ताव भेजा शादी का कि मैं आपकी राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। तो आपको पता है किशनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी और वो मुगल बादशाह जो दिल्ली का था उसका इतना बड़ा राज्य था, उसके सामने अगर वो मना करती तो कैसे करती, मना करती तो वो आक्रमण करके वैसे ही हरण करके ले जाता। तो उन्होंने हाँ कहना ही ठीक समझा और जो किशनगढ़ का जो शासक था उसने कह दिया कि हाँ आप हमारी राजकुमारी चारुमती से विवाह कर सकती हैं। जब ये बात जो है इसको चारुमती को पता चली तो चारुमती ने शादी के लिए मना कर दिया कि आपने मेरी इच्छा के बगैर, मेरे से पूछे बगैर ही मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो जो किशनगढ़ का शासक था उसने बोला कि देखो अगर आप औरंगजेब से शादी नहीं करते तो औरंगजेब की सेना आएगी और प्रजा की साधारण बहू बेटियों को उठाकर ले जाएगी और प्रजा को बचाना ही राजा का पहला धर्म होता है। अगर प्रजा को बचाने के लिए तुम्हारी शादी औरंगजेब से करनी पड़ेगी तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये बात राजकुमारी ने सुनी तो राजकुमारी ने कहा कि देखिए अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं मेरी रक्षा खुद कर सकती हूँ। तो घर वालों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा चारुमती को कहा कि ठीक है कर लो आप अपनी रक्षा। तो अब ये बात चारुमती ने बोल तो दी कि मैं मेरी रक्षा खुद कर लूँगी। अब उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि मैं मेरी रक्षा खुद कैसे करूँगी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि मेवाड़ का जो राजा था राज सिंह ने एक संदेश जारी कर रखा था कि अगर किसी भी राजकुमारी या किसी महिला के साथ कोई ज़बरदस्ती होती है तो वह हमारे पास संदेश पहुंचाए, हम उसकी मदद करेंगे। तो चारुमती को जब ये बात दिमाग में, उसने संदेश लिखा, एक पत्र लिखा और पत्र पहुंचा दिया मेवाड़ के शासक राज सिंह के पास। पत्र में क्या लिखा, पत्र में लिखा कि मेरी जो शादी है मेरे घर वाले मेरी इच्छा के बगैर औरंगजेब के साथ कर रहे हैं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राज सिंह के लिए ये बात लिख दी। तो राज सिंह के पास जब ये खत पहुंचा तो राज सिंह ने अपने दरबारियों से चर्चा की इसके बारे में। तो दरबारियों ने कहा देखिए महाराज, जो है एक क्षत्रिय का पहला धर्म होता है नारी की रक्षा करना, और अगर आपको एक नारी पुकार रही है तो आपको जाना चाहिए। तो राज सिंह ने कहा ठीक है मैं ये शादी कर लेता हूँ। तो उसने किशनगढ़ अपना प्रस्ताव भेजा कि मैं आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। तो किशनगढ़ वालों ने इसको राज सिंह को बताया कि इसके लिए तो पहले ही दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब का प्रस्ताव आया हुआ है शादी का। तो राज सिंह ने कहा कि आप उन्हें मना कर दो। तो इन्होंने जो किशनगढ़ वालों ने वो दिल्ली प्रस्ताव संदेश भेज दिया कि हम अपनी राजकुमारी की शादी मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के साथ कर रहे हैं, आपसे नहीं कर सकते। तो औरंगजेब ने कहा कि ये क्या बात हुई, आपने पहले तो बोला था मुझसे शादी करें, आप अब राज सिंह से शादी कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी राजकुमारी की शादी राज सिंह से होगी तो मैं किशनगढ़ पे आक्रमण करूंगा और शादी मुझसे ही होगी। तो ये बात जब किशनगढ़ वालों ने सुनी तो किशनगढ़ वालों ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को ये बात बताई। राज सिंह ने कहा कि देखिए आपको चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर मुगल बादशाह औरंगजेब किशनगढ़ पर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण के साथ उसके साथ युद्ध करके उस आक्रमण को रोकने की पूर्णतः जिम्मेवारी हमारी होगी और मेवाड़ की जो सेना है वो औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ेगी और आप शादी और ये शादी होकर रहेगी। ठीक है, ये बात किशनगढ़ वालों ने को पता चली तो किशनगढ़ वालों ने औरंगजेब को कह दिया कि आ जाओ कर लो युद्ध। ठीक है, तो अब ये बात तो बोल दी राज सिंह ने अब राज सिंह खुद तो युद्ध लड़ने जा नहीं सकता क्योंकि उसने तो शादी करनी है। तो उसने जो मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना पड़ता है सलूमर का उस टाइम सामंत था चुड़ावत रतन सिंह, और चुड़ावत रतन सिंह की अभी अभी शादी हुई थी, नहीं 2-3 दिन ही हुए थे। उसकी शादी हुई थी बूंदी रियासत की राजकुमारी सलह कंवर से, जिसे हाड़ा चौहानों की पुत्री थी तो उस कारण उसे हाड़ी रानी बोला जाता है, हाड़ी रानी के साथ। और जो है राजसिंह ने सलूमर के अंदर एक संदेश पहुंचाया कि किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए आपको जो मुगल बादशाह है औरंगजेब की सेना को किशनगढ़ पे आक्रमण करने से रोकना होगा। जब ये इसने रतन सिंह चुड़ावत ने ये खत पढ़ा तो उसने सोचा यार ये क्या बात हुई, अभी अभी मेरी शादी हुई है, अपनी शादी के चक्कर में मेरी जो शादी है ये खराब कर रही है ये तो उसने युद्ध पे जाना ठीक नहीं समझा। उसने उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं युद्ध लड़ने जाऊं। तो ये बात जब को रानी को पता चली, हाड़ी रानी को, कि जो सलाह ये रतन सिंह चुड़ावत है ये युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने उसे समझाया और कहा कि एक आपको राज्य के राजा की बात को नहीं
अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए और आपको युद्ध लड़ने जाना चाहिए। आपका क्षत्रिय का धर्म होता है, वो युद्ध लड़ता है, ठीक है। तो ये समझाकर उसने विजय की कामना करते हुए रतन सिंह को महल से विदा कर दिया, ठीक है। रतन सिंह जो है वो महल से विदा तो हो गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान जो हाड़ी रानी सलह कंवर थी उसके ऊपर ही था। उसने रतन सिंह ने क्या किया, एक अपने साथी सैनिक को भेजा कि जाओ सलह कंवर से कोई निशानी लेके आओ, कि उसको बोल देना कि मैंने मंगाई है, रतन सिंह ने कहा। तो वो गया और उसने कहा कि रतन सिंह ने आपसे कोई निशानी मांगी है, जैसे राजस्थानी में बोलती है सेनानी, की सेनानी मांगी है। तो उसने सोचा कि जो ये पति है मेरे, इनका ध्यान अभी भी मेरे ऊपर है, और युद्ध में अगर इनका ध्यान मेरे ऊपर रहा तो ये युद्ध कैसे लड़ेंगे और कैसे विजयी होंगे। तो उसने कहा कि देखिए, मैं अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ और ये आप जाकर रतन सिंह चुड़ावत को दे देना। और ऐसा कहकर हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट कर उस संदेश वाहक को दे दी, और संदेश वाहक ने ले जाकर रतन सिंह चुड़ावत को दी। रतन सिंह चुड़ावत ने जब वो गर्दन देखी तो उसे साथ ही तो दुख हुआ और साथ ही पछतावा हुआ, और उसने सोचा कि मेरी रानी हाड़ी रानी ने इतना बड़ा बलिदान युद्ध को विजय होने के लिए दिया है, मुझे युद्ध में भेजने के लिए दिया है, तो मैं इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और मैं ज़रूर युद्ध लड़ूंगा, ठीक है। ये कहकर वहाँ से वो युद्ध के लिए रवाना हो जाता है, ठीक है। तो एक कहावत भी है इसी घटना पर कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। यानी चुड़ावत ने तो सिर्फ सेनानी मांगी थी, लेकिन शतरानी ने अपनी गर्दन काट कर ही दे दी। ये थी हड़ी रानी की जो घटना पर आधारित फड़ के अंदर इसी घटना का चित्रांकन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा पढ़ लीजिए। हरी रानी की फड़ है जो राजस्थान की एकमात्र ऐतिहासिक फड़ है, मूल नाम सलह कंवर है, अभी भी आपको मैंने बताया। और बूंदी की राजकुमारी थी ये। स्मारक है इसका सलूम्बर उदयपुर, क्योंकि सलूम्बर ठिकाने के अंदर ही रतन सिंह चुड़ावत के साथ इसका विवाह हुआ था और वहीं इसने अपनी गर्दन काट कर दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो फड़ है वो है रामदला कृष्णदला। रामदला कृष्णदला की फड़ है, ये हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा? बूंदी कोटा बारां झालावाड़ वाला क्षेत्र जो है हाड़ौती क्षेत्र है। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर किसकी फड़ प्रचलित है? तो रामदला और कृष्णदला की फड़ प्रचलित है। अगर रामदला और कृष्णदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन या फिर चित्रण चितेरा कौन था, तो वो दूलजी जोशी के द्वारा रामदला और कृष्णदला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किया गया था। अगर वाचन पूछे तो भाट जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र, बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। ये थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामदला और कृष्णदला की फड़, इसका वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और एकमात्र राजस्थान की फड़ जिसका दिन में वाचन किया जाता है। मैंने आपको बताया कि फड़ का वाचन मुख्यतः रात्रि में ही होता है। भोपी लालटेन जला करा के चलती है और भोपा पीछे पीछे वाचन करता है। लेकिन ये फड़ जो है इसका वाचन दिन के अंदर होता है। कौन सी? रामदला और कृष्णदला की फड़, और बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन होता है। आगे देखते हैं। आगे है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ का वाचन बावरी और कंजर जाति की भोपों द्वारा किया जाता है, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र। और इसका वाचन जो है चोरी करने से पहले किया जाता है। अब आपको पता है चोरी करने से पहले जब वाचन करेंगे तो वाद्य यंत्र बजाएंगे तो मोहल्ले या फिर जो गांव वाले है सारे जाग जाएंगे, और जगाना थोड़ी ना है, उन्हें चोरी करनी है। तो वाद्य यंत्र किस लिए बजाएंगे? वाद्य यंत्र का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। और पहले ही आपको बताई रामदला और कृष्णदला की, इसके अंदर भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं। भैंसासुर की जो फड़ है इसके अंदर भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। भागवत गीता और गीत गोविंद की फड़ है, इसका जो चितेरा है वो प्रदीप मुखर्जी है। प्रदीप मुखर्जी मैंने आपको बताया कि श्रीलाल जोशी जो फड़ चित्रण कला के प्रवर्तक थे उसका शिष्य था। श्रीलाल जोशी का शिष्य, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। कोरोना की फड़, अगर कोरोना की फड़ के बारे में पूछे तो कोरोना की फड़ जो है इसका चितेरा है कल्याण जी जोशी, जो श्रीलाल जोशी का पुत्र है। ये राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फड़ है कोरोना की फड़, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ है, और कल्याण जी जोशी श्रीलाल जी जोशी के पुत्र के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कल्याण जी जोशी के बारे में। कल्याण जी जोशी श्रीलाल जोशी के पुत्र है, मैंने आपको बताया। यूनेस्को द्वारा सम्मानित है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। यूनेस्को द्वारा सम्मानित है कल्याण जी जोशी। कल्याण जी जोशी के द्वारा राजस्थान का प्रथम फड़ चितेरा है कल्याण जी जोशी, जिसने ब्लैक एंड वाइट फड़ का चित्रांकन किया। मुख्यतः फड़ रंगीन होती है, लाल और हरे रंगों का मुख्यतः प्रयोग होता है, लेकिन इसने ब्लैक एंड वाइट फड़ बनाई थी।
इसे बोला जाता है कृष्ण लीला की फड़। कृष्ण लीला की फड़ बनाई थी कल्याण जी जोशी ने, जो राजस्थान की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है, ठीक है। और जो कृष्ण लीला की फड़ है ना, ये मुख्य प्रधानमंत्री आवास में लगाई गई है, यानी प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान होता है वहाँ पे कृष्ण लीला की फड़ लगाई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अमिताभ बच्चन की फड़। मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की फड़ होती है, तो अमिताभ बच्चन की फड़ के बाद में आप बारे में आपको इतना याद रखना है कि रामलाल भोपा और पतासी भोपिन के द्वारा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में है, इसमें ड्रम वाद्य यंत्र के साथ अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया गया। चतुर्मासा, चतुर्मासा कब होता है? चतुर्मासा होता है आषाढ़ कृष्ण एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी। आषाढ़ कृष्ण एकादशी कब आती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी को बोला जाता है देवशयनी सॉरी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को देवशयनी एकादशी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को बोला जाता है देवउठनी एकादशी। यानी इन 4 माह इसे बोला जाता है चतुर्मासा। और चतुर्मासा के टाइम पर फड़ से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो राजस्थान की फड़ चित्रण कला है ये पूर्णतः समझ में आई होगी। तो साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जो टेलीग्राम है उसमें सर्च भी कर सकते हैं। सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है आरजे तेरा स्टडी पॉइंट, वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर सर्च से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और साथियों, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल मिलेगा, और टेलीग्राम में प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद क्विज भी करवाई जाएगी, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यानी अब ये टॉपिक पूरा हुआ है राजस्थान की फड़ चित्रकला, तो इसका जो टेस्ट है वो कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और आप अपनी तैयारी देख लें कि आपको ये जो राजस्थान की फड़ चित्रकला है कितनी समझ में आई है। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी थोड़े बहुत गलत होते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके दोबारा पीडीएफ से याद कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।